नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने जो एट्थ क्लास है, एट्थ क्लास के इतिहास के अंतर्गत इसका जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन। ये चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और आज इसके अंतर्गत हम भारत में अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई दिलचस्पी, यानी भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अपने आधिपत्य को स्थापित किया और फिर अपनी आवश्यकता वाले जो फसलें थी वो भारतीय किसानों से जो है लगातार वो उपजाते रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हम इसके माध्यम से भारत में जो अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ी, किसके माध्यम से बढ़ी? नील की खेती उस दौरान जो इन्होंने करवाई, उस नील के इतिहास के बारे में हम यहाँ से अपनी जो कहानी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों की बढ़ती हुई दिलचस्पी, भारत के अंदर दिलचस्पी कैसे बढ़ती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यूरोप में नील की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लग गई थी। यानी कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो उपजाऊ भूमियां थी, जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, उन क्षेत्रों में इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर खेती करवाने का नया तरीका है वो निजात करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में भारतीय किसानों के साथ उनकी मुठभेड़ होना, उनके मनमुटाव होना, उनमें आपसी टकराव होना स्वाभाविक सा ही लग रहा था। तो इस सभी कड़ी के अंदर आगे किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी क्रिया को आगे किया है, तो ये देखिए 18वीं सदी के आखिरी दशकों में, यहाँ पर देखिए 18वीं सदी के आखिरी दशकों के अंदर बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लग गई थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। बात है 1788 की, यानी 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील, यानी ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटेन ने बाहर से जो नील मंगवाया था, उस नील के अंदर भारतीय नील का केवल लगभग 30% था। लगभग 30% कब? 1788 के अंदर। लेकिन ठीक उसके लगभग 20-22 साल बाद की कहानी, 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का 95% हिस्सा हो चुका था। भारतीय नील का, यानी आने वाले 20-22 वर्षों के अंदर ही भारतीय नील इतने भयंकर तरीके से ब्रिटेन के अंदर छा गया था कि उसके अलावा अंग्रेज किसी दूसरे कलर को महत्व ही नहीं दे रहे थे। तो इतना अधिक क्वालिटी का, इतनी अच्छी क्वालिटी का भारतीय नील होता था कि इसके यूरोप के अंदर बढ़ती हुई मांग ने अंग्रेजों को विवश किया कि भारतीय भूभागों पर वो नील की खेती करवाने लगे। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट, ये एजेंट कौन होते हैं? जो व्यापार के माध्यम से जो फसलें पैदा करने वाले, यानी उत्पादक और जो कंपनी के व्यापारी थे, उनके बीच कड़ी का काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने नील के उत्पादन में खूब पैसा लगाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने भी, ये देखिए, क्योंकि मुनाफा बहुत अधिक था, जो कंपनी के बहुत सारे अधिकारी थे, अधिकारियों ने खुद अपने बागान लगाने शुरू कर दिए। अपने, यानी कंपनी में जो सैलरी मिल रही थी उसको छोड़ छोड़ करके लोग अपना व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं। अपनी नौकरियां छोड़ दी उन्होंने भारी मुनाफे की उम्मीद में। देखिए, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने कंपनी और नए नए जो बैंक कर्जा देने को तैयार थे, उनसे कर्जा लेना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए, नील की खेती कैसे होती है, कैसे की जाती थी नील की खेती। तो नील की खेती के दो प्रकार थे भाई। नील की खेती के कितने प्रकार थे? नील की खेती के दो प्रकार थे। एक था आपका निज, निज मतलब अपना खुद का, और एक था रैयती। रैयती का मतलब होता है जो किसानों से करवाई जाती थी। जिन किसानों की अपनी भूमि थी, उन किसानों से ये रैयती खेती की, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करवाते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगा करके नील की खेती करवाई जाती थी। तो ये दो प्रकार थे नील की खेती के। अब यहाँ पर देखिए कॉस्टिक ये दे रखा है आपका, सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत,
ये यहाँ पर गुलाम हैं। ये गुलाम किस प्रकार से बगावत पर आ जाते हैं। सेंट डोमिंगो ये अपना अन्यत्र का एक सीन है जहाँ पर ये 1791 की बात है। अगस्त 1791 1791 जनवरी स्कुहदोल्स्की का चित्र है। ये स्कुहदोल्स्की नाम का ये चित्रकार था जिसने ये चित्र बनाया था। 18वीं शताब्दी में ये फ्रांस की कहानी चल रही है। सेंट डोमिंगो ये फ्रांस का एक शहर है। वहाँ पर ये एक द्वीपीय शहर है जहाँ पर समुद्रों में से जो कैरिबियाई द्वीप समूह थे वहाँ से दासों को ला करके वहाँ पर बेचा जाता था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित जो फ्रांसीसी उपनिवेश था उनका सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। नील का और चीनी का उत्पादन शुरू किया। चीनी का मतलब यानी गन्ने की खेती शुरू की। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम, ये गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? अंध महासागर, जिसको अंध महासागर बोला जाता है। देखिए अफ्रीका जो है उसको अंध महासागर बोला जाता है। तो यहाँ से इनको लाया जाता था। 1791 के अंदर 1791 में बगावत पर उतर आए ये सभी गुलाम। उन्होंने बागान जला दिए और अपनी जो धनी मालिकों को मार डाला। 1792 के अंदर 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी भाई 1792 के अंदर। देखिए एक बार जब नेपोलियन दोबारा से फ्रांस के अंदर शासक बनेगा तो वो दोबारा से इसको लागू करेगा, लेकिन 1848 के अंदर जाकर के वहाँ से पूर्णतः दास प्रथा है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 1792 के अंदर फ्रांस एक तरह से क्या बन गया था? गणतंत्र बन गया था। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप समूह में नील की खेती ठप हो गई थी, क्योंकि जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, जो बागान में मजदूर थे, उन्होंने नील की खेती, जो नील के बागान थे, उन बागान मालिकों के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए जो हमने नील की खेती के दो प्रकार देखे थे, एक निज और एक आपके रहे थे। तो निज किस प्रकार से खेती की जाती है? तो बागान मालिक देखिए क्या करते हैं। ये निज खेती की क्या क्या समस्याएं होती हैं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने में मुश्किल आ रही थी भाई। वो अपने क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि या तो जमीन पट्टे पर लेते थे या अपनी खरीदी हुई जमीन पर, क्योंकि दूसरी जगह पर वो अपना उत्पादन नहीं, और जबकि दूसरे किसानों से पैसा दे करके उसमें हम अपना जो नील की खेती का क्षेत्र है उसको बढ़ा सकते थे। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थे, यानी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती थी, अपने जो बस्तियों के आसपास का जो एरिया होता था वहाँ पर ये खेती की जाती थी, क्योंकि इसके जो नील का पौधा होता है ये बड़ा नाजुक होता है और इनके आवारा पशुओं से देख रेख करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जो नील की खेती होती थी वो बस्तियों के आसपास जो सबसे उपजाऊ भूमियाँ होती थी, जहाँ पर ये लोग अपने दलहन की फसलें उगाते थे, अपने खाद्यान्न फसलें उगाते थे, उन फसलों पर इनको नील की खेती करनी पड़ रही थी। वहाँ छोटे छोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे, किनको? जो निज खेती करने वाले थे, बागान मालिक थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बहुत बड़े भूखंडों की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने एक तरह से एक अन्वेषक की तरह अपना जो कार्य शुरू किया। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया गया। इससे टकराव और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जैसा कि मैंने ये टॉपिक शुरू करने से पहले ही बताया था कि नील की खेती सबसे उपजाऊ मैदानों में की जाती थी जहाँ पर लोग खाद्यान्न उपजाते थे, और ऐसे में स्थानीय लोगों और कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव होना स्वाभाविक ही था। तो जैसा कि आगे हुआ भी, मजदूरों का इंतजाम करना अब आसान नहीं रह गया था, क्योंकि किसान जो मजदूर हैं, ये जो गुलाम हैं, ये अपने मालिकों के खिलाफ बगावत करने लग गए थे। बड़े बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे, जब धान की खेती की बिजाई कर रहे होते थे, उस समय इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी आवश्यकता होती थी, और उसी समय लोगों को अपने खेतों में भी, अपने खुद के खेतों में भी बैल और हलों की ज़रूरत होती थी। तो ऐसे में इनके सामने ये भी एक समस्या थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। 1 बीघा नील की खेती करने के लिए क्या चाहिए? 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है
तो उसे 2000 हलों की आवश्यकता थी, और 2000 हलों को खींचने के लिए फिर 4000 बैलों की आवश्यकता होगी। तो इतने हलों को खरीदना और फिर उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी बागान मालिकों के लिए। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि लगभग फसलों का समय एक ही होता था। तो ऐसे में वो अपनी खुद की फसल उपजाएं या बागान मालिकों के लिए काम करें। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे, क्योंकि उसी साथ ही साथ उस समय चावल की बिजाई का भी, चावल की रोपण कृषि भी चल रही होती थी। उस मिट्टी को भी तैयार करना, खेत को तैयार करना होता था। 19वीं सदी के आखिर तक देखिए, 19वीं सदी का जो आखिरी था, वहां तक आते आते जो बागान मालिक थे निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इनको लगाना पड़ता था। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाले 25%, 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। तो ये थी आपकी निज व्यवस्था, निज बागान मालिक, निज नील की खेती। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रैयतों का किस प्रकार से वो था, रैयत किस प्रकार से अपनी खेती करते थे। तो रैयतों के बारे में आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 2 प्रकार की हमने बातें की थी कि नील की खेती 2 प्रकार से की जाती। तो इसके अंदर हम रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, सट्टा करते थे, एक तरह से पट्टा बोल सकते हैं, सट्टा बोल सकते हैं। ये सट्टा क्या होता है कि भाई उनको पहले जो पेशगी बोली जाती है, पहले जो पैसा दे दिया जाता था अनुमानित उपज के आधार पर, कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौते करने के लिए मजबूर कर देते थे। यानी जो गांव का मालिक होता था, उस गांव की ज़मीन का हिसाब लगा करके कि भाई आज से इतना जो नील पैदा हो सकता है, तो उसके लिए जो सरदार होता था, एक तरह से मुखिया होता था गांव का, उसके साथ समझौता करते थे। और वो जो मुखिया है वो किसानों को एग्री करता था, सहमत करता था। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। 25% नील की जो भूमि थी और सबसे उपजाऊ भूमि, उसके ऊपर उसको नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखरेख करना ये उन किसानों की जिम्मेदारी होते थे जिसका वो खेत होता था। अब देखिए, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंपनी होती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और यही चक्र लगातार चलता रहता था, जिसके चलते आगे हम एक गंभीर समस्या को देखेंगे, जिसके चलते ये जो किसान थे, ये जो काश्तकार थे, ये एक ऐसी समस्या के अंदर फंस जाते हैं, ऐसे ऋण जाल में फंस जाते हैं जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए, चित्र दे रखा है। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते हैं। पुरुषों के द्वारा नील की कटाई की जाती है। ये चित्र 9 के अंदर दिखा रखा है। देखिए, खेत से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर, किस प्रकार से नील के पौधे। अब यहाँ देखिए, नील का उत्पादन होता कैसे है, ये यहाँ पर देखिए फैक्ट्री का सीन दिया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। बीटर वाट यहाँ पर दिखा रखा है, बीटर वाट, जिसके अंदर ये नील के पौधों को एक टैंक है उसमें रखा जाता है। ये बैलगाड़ियाँ किस प्रकार से लाद करके ला रही हैं अपने सामान को। ये नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना है, जिसका चित्र जो है विलियम सिम्पसन के द्वारा 1863 के अंदर बनाया गया। नील गांव आमतौर पर, नील गांव जहाँ पर जिस गांव में सबसे ज़्यादा नील की खेती की जाती थी उसको नील गांव की संख्या दी जाती थी। तो नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स का मतलब होता है होद, जहाँ पर नील के पौधों को एकत्रित किया जाता है, वहाँ पर पहुँचाया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कुंड यानी छोटे छोटे होद बना दिए जाते थे, टैंक बना दिए जाते थे। प्रत्येक टैंक का अलग काम होता था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड के अंदर एक टैंक में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस टैंक को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। किण्वन
यानी जैसे कि किण्वन की क्रिया से जैसे अपने दूध का दही से बनना जो होता है, उसी प्रकार से इनमें जो किण्वन क्रिया होती थी, जब पौधा किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लग जाते थे। यानी एक तरह से जब वो पत्ते सड़ जाते थे तो उनमें बुलबुले उठने लग जाते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और दूसरे हौद में छानकर अगले में प्रेषित कर दिया जाता था, और दूसरे हौद पहले हौद के ठीक नीचे हुआ करता था। दूसरा हौद यानी जिसको कि बीटर वाट बोलते हैं, में इस घोल को लगातार हिलाते रहते थे और पैडलों से, जो पैडल होते हैं उनसे खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूना का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर जो साफ द्रव्य निकल आता था उस द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था, और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथारना विधि जिसको बोलते हैं, जिसको निथारना कुंड बोलते थे, उस कुंड के अंदर, अपने आम भाषा में इसको नितारना बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ये नील की प्रक्रिया है। नील कैसे बनाया जाता था, तो यहाँ पर देखिए नील के पौधे को हौद तक औरतें उठाकर ले जा रही है, उसको ढोया जाता था। हौद में घोल हिलाने वाला ये एक मजदूर है। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल के लिए हुए खड़ा है। मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक काम करना होता था, वहाँ पर काम करना होता था। उस घोल को खड़े रह करके हिलाना पड़ता था। वाट एक प्रकार की किण्वन क्रिया थी जिसमें संग्रहण पात्र होता था, ये वाट होता था भाई, ये हमने जाना। तो यहाँ पर देखिए आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबा यानी दबाकर सांचों में डाल दिया गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा देते थे। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ये देखिए ये मजदूर, ये देखिए किस प्रकार से मोहर लगाई जा रही है, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोग, ये मजदूर जो ले जा रहे हैं ये इनको सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये प्रक्रियाएं थी। तो देखिए जिस प्रकार से इनका जो कार्य शुरू हो जाता था, जो किसान पहले इन कर्जों से, यानी एक नया चक्र शुरू हो जाता था किसका, कर्ज का। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, जिनको लग रहा था कि भाई ये पैसा उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर है। ये ऐसी व्यवस्था है जिससे भारतीय किसान कभी निकल नहीं पाएगा। अपनी ज़मीन को ही इसके साथ वो गिरवी रख देगा, लेकिन वो अपनी ज़मीन का भी जो उसका जो आधिपत्य है उसको वो खो डालेगा, स्वामित्व खो डालेगा। उन्हें नील को जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम होती थी, और कर्जों का सिलसिला कभी नहीं ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और यह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेते थे। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रकार से ये नील के उत्पादन की प्रक्रिया को हमने जाना। तो किस प्रकार से भारतीय किसानों पर एक ऋण जाल का चक्र जो है वो बागान मालिकों ने शिकंजा कसा उसके माध्यम से। तो ये था नील की प्रक्रिया भारत के अंदर, जो उन्होंने कौन से तरीके अपनाए नील की खेती को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो नील का विद्रोह, नील विद्रोह और उसके बाद की कहानी है, उसको देखेंगे हम। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।